प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हमने किया था मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कनेक्टिविटी। आज हम करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी, इक्विवेलेंट एंड मोलर कनेक्टिविटी विद डाइल्यूशन और आर कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक टर्म नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट और ऐड करते जाना, और कंसंट्रेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते जाना, यानी कि सल्यूट को ऐड करते जाना। तो डाइल्यूट करने का मतलब है कंसंट्रेशन लो होती जा रही है। डेफिनेटली जब आप वाटर ऐड करते जाओगे, जहाँ सॉल्वेंट ऐड करते जाओगे, तो अगर आपने जो उसमें सल्यूट डाला है वो उतना ही है, तो विद डाइल्यूशन, विद एडिशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, लो होती जाती है। तो जी आपने नोट रखना है कि डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में अंतर है। डाइल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन लो होती जा रही है, यानी कि आप सॉल्वेंट ऐड करते जा रहे हो। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डाइल्यूशन का, जहाँ कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का क्या असर पड़ता है इन चारों के ऊपर, कंडक्टेंस के ऊपर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कनेक्टिविटी भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के ऊपर और मोलर कनेक्टिविटी के ऊपर। तो सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट की दो टाइपें होती हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपको पता ही है कि जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। अगर आपने एक मोल सॉल्वेंट में स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को डाला है तो एक मोल पूरा का पूरा ब्रेक हो जाए, डिसोशिएट हो जाए आयंस में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर वो पूरी तरह से डिसोशिएट ना हो, अगर आपने एक मोल लिया है, अगर वो 0.1 मोल ही उसमें डिसोशिएट हो पा रहा है सॉल्वेंट में, 0.2 हो पा रहा है, 0.3 हो पा रहा है, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा डाइल्यूशन का, ये हमें डिस्कस करना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले। तो पहले मैंने लिखा हुआ है कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन और आर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब ये हुआ कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं, यानी कि सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं, कंसंट्रेशन लो करते जाते हैं, तो कंडक्टेंस को क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, दो वजह है इसकी। एक तो आपको पता होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में जितना ज्यादा सॉल्वेंट डालते हैं उतनी उसकी डिसोसिएशन बढ़ती जाती है। बेसिकली वो सॉल्वेंट से मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोलाइट के क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर वो ब्रेक होते हैं। जब हम सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं, डिसोशिएट कैसा होता है, वो वाटर या सॉल्वेंट से एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी उनको ब्रेक करती है। तो जितना ज्यादा आप सॉल्वेंट ऐड करोगे उतनी ज्यादा डिसोसिएशन होती जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह से तो पहले टूटा हुआ नहीं होगा। जैसे आप सॉल्वेंट डालोगे थोड़ा टूटेगा, और सॉल्वेंट डालोगे और टूटेगा, तो नंबर ऑफ आयंस धीरे 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 बढ़ते जाएंगे। एक तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे डाइल्यूशन के साथ, दूसरा जितना सॉल्वेंट आप ज्यादा लोगे उतनी स्पेस आयंस को मूव करने के लिए ज्यादा मिलेगी। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था पहले भी, कि अगर आपको एक कमरे में बोला जाए कि आप वहां पे भागिए, दौड़ लगाइए, और उसके कंपैरिजन आपको कहा जाए कि आप प्ले ग्राउंड में दौड़ लगाइए, कहाँ आप अच्छे से दौड़ पाएंगे, तो आपका आंसर था हम प्ले ग्राउंड में ज्यादा अच्छे से मूव कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको कोई रुकावट नहीं होगी। इसी तरह से आयंस को भी जितनी ज्यादा स्पेस मिलेगी उतना वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, उतनी कंडक्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दो वजहें हैं, दो कारण है कंडक्टेंस का इंक्रीज करना विद डाइल्यूशन। एक तो डिसोसिएशन बढ़ती है, दूसरी वॉल्यूम बढ़ने से स्पेस मिल जाती है ज्यादा मूवमेंट करने के लिए आयंस को। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को क्या होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को ऑलरेडी टूटा होता है, जैसे आप सॉल्वेंट थोड़ा डालो ज्यादा डालो, नंबर ऑफ आयंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा सा सॉल्वेंट भी डालोगे, जितना वो डिसॉल्व होगा पूरा का पूरा टूट जाएगा। अब अगर आप सॉल्वेंट ऐड करोगे तो आयंस नहीं बढ़ेंगे, आयंस उसके पहले ही जितने हैं उतने पहले ही बन चुके हैं, अब आयंस इंक्रीज नहीं करेंगे। बट विद डाइल्यूशन जो कंडक्टेंस है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की, उसके लिए भी इंक्रीज करती है। अब क्यों इंक्रीज करती है, तो इसमें एक ही वजह है, इसमें नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ रहे हैं जबकि वॉल्यूम बढ़ रही है। वॉल्यूम बढ़ने से, स्पेस बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस उतने ही हैं। तो नंबर ऑफ आयंस सेम है बट स्पेस ज्यादा मिल रही है आयंस को मूव करने के लिए, इसलिए कंडक्टेंस क्या होगी, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की इंक्रीज कर जाएगी विद डाइल्यूशन। अगर हम बोले रिवर्स करें, अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज करें, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो उनकी आपस में अगर वॉल्यूम हम सेम ही रखते हैं
नंबर ऑफ आयंस क्या है, सॉल्वेंट हमने उतना ही डाला है, अब हम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ऐड करते जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ते जाएंगे। जैसे एक कमरे में 5 बच्चे थे, फिर वो 10 हो गए, 15 हो गए, पहले 5 बच्चे दौड़ रहे थे, अब 15 को दौड़ना है, तो वो आपस में टकराना शुरू हो जाएंगे, उतना उनकी मूवमेंट नहीं रह पाएगी। तो इसलिए विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, जो उनका मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। नो डाउट आयंस बढ़ रहे हैं, पर उनका मूवमेंट कम होने की वजह से कंडक्टेंस डिक्रीज करती है। तो कंडक्टेंस जो होती है डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगी और कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज करेगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना है, चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। चलिए अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, या कनेक्टिविटी भी जिसको हम बोलते हैं। तो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, याद रखना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होती है वो डिक्रीज करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, कोई एग्जाम में पूछे कि व्हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस और आर कनेक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, या विद डाइल्यूशन कह सकते हैं, सिंपल इंक्रीज इन डाइल्यूशन की बजाय सिंपल डाइल्यूशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्यों डिक्रीज करती है, उसका कारण जो है आपको पहले दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है। तो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है उसकी जो कंडक्टेंस होती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। तो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केस में जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है। कारण उसका क्या है कि नंबर ऑफ आयंस पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो कम हो जाते हैं। पहले मान लीजिए आपके पास 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम थी और 2000 आयन थे मान लीजिए, तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 2 आयन्स आ गए। अब आपने वही वॉल्यूम 1 लीटर से 2 लीटर कर दी, जाने की आप 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हो गई है। तो अब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयन्स आ गए, 1 आयन आ गया। तो नंबर ऑफ आयन्स जो होते हैं वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, जहां पर क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या हो जाएंगे, कम होते जा रहे हैं विद डाइल्यूशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस नेचुरली क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती ही क्या है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है उसमें आयन्स अगर कम होते जाएंगे, आयन्स की वजह से ही तो कंडक्टेंस है, तो वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब नेक्स्ट है इक्विवेलेंट नेगेटिविटी के ऊपर और मोलर नेगेटिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा डाइल्यूशन का, जहां दूसरा मैंने कहा कंसंट्रेशन भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको पता है चाहे इक्विवेलेंट नेगेटिविटी हो या मोलर नेगेटिविटी हो, बेसिकली इक्विवेलेंट नेगेटिविटी और मोलर नेगेटिविटी होती क्या है, ये दोनों किसका प्रोडक्ट होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम का। इक्विवेलेंट में हम वो वॉल्यूम लेंगे जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा, और मोलर नेगेटिविटी में हम लेते हैं 1 मोल वाला। बाकी है प्रोडक्ट किसका है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वॉल्यूम का है। जहां हमने ये भी डेरिवेशन की थी कि लैम्डा इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट नेगेटिविटी किस तरह होती है 1000 इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी, और मोलर नेगेटिविटी पाई एम से लिखते हैं 1000 इनटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो देखिए विद डाइल्यूशन आपने क्या देखा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी बट वॉल्यूम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो दोनों का प्रोडक्ट है। अब डिसाइड होगा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, क्या जो इसमें डिक्रीज हो रही है वो ज्यादा डोमिनेट कर रही है, या जो वॉल्यूम में इंक्रीज आ रही है वो डोमिनेटिंग है। तो नेचुरली हमें दोनों का प्रोडक्ट देखना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि उतनी ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज नहीं होती है जितनी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ती है। तो नेट रिजल्ट क्या आता है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो इसलिए चाहे इक्विवेलेंट नेगेटिविटी हो चाहे मोलर नेगेटिविटी हो, दोनों ही चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, विद डाइल्यूशन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये याद रखना आप लोगों ने कि चाहे इक्विवेलेंट नेगेटिविटी हो चाहे मोलर नेगेटिविटी हो, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के लिए इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये ज्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है ओवरऑल जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसलिए दोनों इक्विवेलेंट नेगेटिविटी और मोलर नेगेटिविटी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन या विद डाइल्यूशन।
इनको हम आगे जाके और वन बाय वन ज़्यादा डिस्कस करना है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कनेक्टिविटी का इफेक्ट देखना है, कि उसमें ग्राफिकली हमने समझने की कोशिश करनी है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कैसा ग्राफ आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसा ग्राफ आता है। वो नेक्स्ट वाली स्लाइड में करते हैं। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन सी, यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन, पाई एम क्या है मोलर कनेक्टिविटी है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके बीच में, मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो कैसे वेरी करती है मोलर कनेक्टिविटी विद स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये ग्राफ आपके सामने है, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो मोलर कनेक्टिविटी है हाई है एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाता है, नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए करंट कैरिंग जो मॉइटीज हैं, स्पीसीज है, बहुत ज्यादा है, तो कनेक्टेंस जो है वो ज्यादा है, मोलर कनेक्टेंस क्या है ज्यादा है। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन्स बहुत कम होंगे, जब सॉल्वेंट डालेंगे तो ये पहले बहुत कम टूटा होगा, तो इसलिए एज कंपेयर टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी बहुत लो होगी। अब जब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, इस तरफ जाने का मतलब क्या है, हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, इस तरफ आने का मतलब क्या है, हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कनेक्टिविटी में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ आ रहा है, ये आपके सामने देख लीजिए इसको आप। जहां पे अब हमने देखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो नंबर ऑफ आयन्स है ज्यादा है, इसके क्या है कम है। अब हम जब डाइल्यूशन करते हैं इस तरफ जाएंगे, ऐसा सोचिए, जहां इस तरफ आए तब भी आप सोच सकते हैं। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब है डाइल्यूशन होती जा रही है, कंसंट्रेशन घटती जा रही है। तो इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये कुछ वैल्यू होगी, जैसे हम इस तरफ जाएंगे डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ती कंडक्टेंस जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डाइल्यूशन करने से वॉल्यूम बढ़ रही है, आयंस नहीं बढ़ रहे हैं। जब मैं पहले ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे जैसे आप सॉल्वेंट बढ़ाएंगे नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, सिर्फ क्या बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी। तो पहले आयन क्लोज थे, वो आप थोड़े उनको स्पेस ज्यादा मिलेगी, दूर दूर हो जाएंगे, उनके बीच में जो इंटर आयनिक एक्शन थे, वो आपस में वो बार बार कोलाइड कर रहे थे, मूव नहीं कर पा रहे थे, वो अब इंटरेक्शंस कम होती जाएंगी और आयंस फ्रीली मूव करते जाएंगे। इसलिए विद डाइल्यूशन ये बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। आप जितना मर्जी सॉल्वेंट डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, मान लीजिए यहाँ तक हमारे पास रीडिंग है, अब हम सॉल्वेंट और डालेंगे तो फिर बढ़ेगी। तो ग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, आगे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखिए स्ट्रेट लाइन आ रही है तो इसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पे जाके यहाँ पे टच करेगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कहें जीरो कंसंट्रेशन है, जीरो कंसंट्रेशन तो नहीं होगी, कहने का मतलब हमने इतना ज्यादा सॉल्वेंट डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे इसको हम, वेरी लो कंसंट्रेशन, अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं जब हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इस कंसंट्रेशन के ऊपर जो कंडक्टेंस होगी, मोलर कनेक्टिविटी होगी, उसको हम बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहाँ क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि ये जो मोलर कनेक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां एट वेरी लो कंसंट्रेशन, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, तो उस समय जो मोलर कनेक्टिविटी की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और उसको लिखा जाता है पाई 0m, जहां इसको हम लिखते हैं पाई इन्फिनिटी m। पाई इन्फिनिटी m का क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पाई 0m का मतलब है मोलर कनेक्टिविटी एट अप्रोक्सीमेटली जीरो कंसंट्रेशन। तो दोनों तो आप लिख सकते हैं, पाई इन्फिनिटी m लिखा हो जहां पाई 0m लिखा हो, दोनों का एक ही मीनिंग है कि ये मोलर कनेक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी भी कह सकते हैं, इससे ज्यादा और नहीं बढ़ेगी, ठीक है। जितना उसने उसको जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप ग्राउंड बढ़ाते जाएंगे, जो प्लेयर है जिसकी दौड़ने की उसकी कैपेसिटी होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं दौड़ पाएगा। आप बोलेंगे हम 2 ग्राउंड एक साथ जोड़ दें, उसको बोले फिर दौड़े, तो उसकी अपनी भी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा तो नहीं दौड़ पाएगा, जितनी ज्यादा आप चाहे जितनी मर्जी स्पेस दे दीजिए। इसी तरह से आयंस की भी अपनी कैपेसिटी होगी दौड़ने की, तो यहाँ पे उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो पहुंच जाएगी। उस समय जो उनकी कनेक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे,
मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी भी बोलते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने आपको पहले बोला इज एज कंपेयर टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी लो होगी। अगर हम सेम कंसंट्रेशन ले लें या सेम डाइल्यूशन कहें तो उस कंपैरिजन में क्या होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कम होगी। कारण क्या है, क्योंकि ये पूरी तरह से टूटता नहीं है, बहुत कम टूटता है। हाँ, जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो इसकी डिसोसिएशन बढ़ती जा रही है, दूसरा वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो दोनों वजह से इसकी कनेक्टेंस जो है बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर हम पर्टिकुलर बात करें, मोलर कनेक्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आता है। अब देखिए जैसे जैसे बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गई, अब ये ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हम करेंगे सीधा वर्टिकल लाइन आएगी, ये कहीं पर भी इस एक्सिस को, जो वाली मोलर कनेक्टिविटी वाली एक्सिस है, उसको कहीं पर भी टच नहीं करेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम ये निकाल सकते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कनेक्टिविटी कितनी होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे दिक्कत आ गई, क्योंकि ग्राफ जो है वो वर्टिकल होता जा रहा है। तो अब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्सटेंड भी करें ग्राफ को, तो इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो हमें वैल्यू मिलेगी नहीं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कनेक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितनी होगी। तो इसको जो है सॉल्व किया है जाके आगे कोराश लॉ हमने स्टडी करना है। उससे पहले डिवाई हकल थ्योरी है, उसने एक इक्वेशन ड्राइव की है, वो इक्वेशन जहाँ पे लिखते हैं वो आपको लर्न रखनी है कि क्या इक्वेशन। डिवाई हकल ऑन सेंगर इक्वेशन क्या है, पाई सी एम इज इक्वल टू पाई 0m माइनस ए रूट स्क्वायर रूट ऑफ सी। तो डिवाई और हकल ने जो है ये इक्वेशन दी है कि अगर हम जो हमारे पास मोलर कनेक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर किसके बराबर आती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो किसके बराबर आती है, उसी इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कितनी मोलर कनेक्टिविटी है, माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। पाई सी एम जो है ये तो आपको पता है ये क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी है, और पाई 0m क्या है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कांस्टेंट आ गया, सी जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन है। तो कई बार पूछते हैं डिवाई हकल और सेंगर इक्वेशन क्या है, तो ये आपको जवाब में याद रखनी है कि पाई सी एम इज इक्वल टू पाई 0m माइनस ए रूट सी। पाई सी एम जो है वो किसी कंसंट्रेशन के ऊपर मोलर कनेक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइट की, पाई 0m जो है उसकी मैक्सिमम कनेक्टिविटी जो है, जिसको हम लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी, जहां मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलते हैं, वो है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी? द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन or at almost zero concentration is known as limiting molar connectivity and is denoted by pi 0m or pi infinity m। तो यही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जहाँ ऑलमोस्ट जीरो, जीरो नहीं होगी, ऑलमोस्ट जीरो, अप्रोच टू जीरो, यानी कि हमने डाला ही कुछ नहीं, इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं डाला, वो नहीं, इलेक्ट्रोलाइट डाला है पर उसकी कंसंट्रेशन ना के बराबर हो गया, हमने इतना ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिया है कि अब उसकी और कनेक्टेंस चेंज नहीं हो रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। जैसे हमने पीछे पढ़ा ग्राफ में कि जो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक्स्ट्रापोलेट करके आते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ। तो ये जो प्रॉब्लम आई कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हम निकाल सकते हैं, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के हम नहीं बता सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी मोलर कनेक्टिविटी होगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कोराश ने, जिसको हम कोराश लॉ बोलते हैं। कोराश में जो है साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ पेयर्स लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के और उनकी मोलर कनेक्टिविटी निकाली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जितने भी उसने इलेक्ट्रोलाइट लिए सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही लिए, उसी को यूज करते हैं उसने वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी निकालने की कोशिश की है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में अक्सर आता है, जहाँ तो आपको फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ जाते हैं एग्जाम में, जहाँ सीधा कोराश लॉ और इसकी एप्लीकेशन आती है। दोनों में से क्वेश्चन 99% होता है। अगर ये दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं हो इस चैप्टर में से, फिर आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और
कोरोजन पे आ जाता है। उन दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपको, ये 4 क्वेश्चन चैप्टर में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना है, हर हाल में करना है। जो बच्चे कम लर्न करने की कैपेसिटी है उनकी, तो उनको ये 4 क्वेश्चन कर लेने हैं। फैराडेज फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, फिर क्रोराश लॉ कर लेना है। तो चलिए क्रोराश ने किया क्या बेसिकली। तो क्रोराश डिटरमिनेट लिमिटिंग मोलर एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन पेयर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। उसने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पेयर ले लिए और उनकी क्या निकाली, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाली। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिए उसने। बाद में उसने ये देखा कि अगर हम ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें जिनमें क्या हो, कॉमन अनायन हो, पेयर ले ली, जोड़ ले, जैसे यहाँ KCl है, NaCl है, फिर K और Na का ही जोड़ा लिया उसने, बट जो था अनायन कॉमन रखा, जहाँ Cl था यहाँ ब्रोमीन कर दिया, यहाँ पे आगे नाइट्रेट कर दिया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम क्या लेते हैं KCl और NaCl, KBr और NaBr, KNO3 NaNO3, आप Ki और NaI भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी अनायन रख लीजिए, पेयर यही रहना चाहिए के और सोडियम, यानी पोटाशियम और सोडियम का साल्ट अगर आपने लिया, एनायन आपने कॉमन रख लिया, चाहे वो क्लोराइड रखा, चाहे वो ब्रोमाइड रखा, चाहे वो सल्फेट रखा, चाहे वो नाइट्रेट रखा, वट एवर, चाहे आप कार्बोनेट रखिए। तो उसने ये देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है इनकी मोलर नेगेटिविटी का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो सेम रहता है, वो मैटर नहीं करता आप यहाँ पे आयन कौन सा रख रहे हो, चाहे आप क्लोराइड रखो, चाहे आप ब्रोमाइड रखो, चाहे आप नाइट्रेट रखो, डिफरेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे मोलर नेगेटिविटी KCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी होती है, 149.86, और NaCl की कितनी है, 126.45। दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा, 23.41। इसी तरह से यहाँ पे भी डिफरेंस 23.41 आ रहा है, यहाँ पे भी 23.41 आ रहा है। अगर आप क्रोराश होते तो आप क्या एनालाइज करते, इस जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ से आप क्या एनालाइज करते, आप जरा सोचिए इसके ऊपर कि एनायन सेम रखने से, और अगर हम पेयर भी सेम ले रहे हैं, ये नहीं कि हमने एनायन जहाँ KCl ले लिया, जहाँ पे NaCl, दूसरी बार हमने KCl लिया और जहाँ लिथियम क्लोराइड ले लिया, फिर डिफरेंस सेम नहीं आएगा। आपने जो पेयर लिया है पोटाशियम और सोडियम का लिया है, ये सेम रखना है। अनायन आप कॉमन कोई भी ले लीजिए, चाहे क्लोराइड ले लीजिए, चाहे ब्रोमाइड, चाहे नाइट्रेट, चाहे सल्फेट, चाहे फास्फेट, वट एवर, जो भी लीजिए, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह से उसने पेयर लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के विद कॉमन कैटायन, यहाँ पे हमने अनायन क्या रखा था, कॉमन, क्लोराइड क्लोराइड, ब्रोमाइड ब्रोमाइड, नाइट्रेट नाइट्रेट, और ये पेयर सेम रखा था, सोडियम और पोटाशियम का ही है, सोडियम और पोटाशियम का ही है, सोडियम और पोटाशियम का है। इसी तरह से उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पेयर ले लिए, बट कैटायन क्या रखा, सेम रखा, जैसे यहाँ पे पोटाशियम पोटाशियम ये चेंज कर दिया, ब्रोमाइड और क्लोराइड। अब उसने हर जगह क्या किया, ब्रोमाइड और क्लोराइड रखा। ये जो था पोटाशियम, इसकी जगह आप कोई भी रख लीजिए, जहाँ पोटाशियम रखा, जहाँ सोडियम रखा, जहाँ लिथियम रखा, जैसे ऊपर उसने एनायन सेम रखा था पर ये पेयर सेम रखा था पोटाशियम और सोडियम का। अब यहाँ पे एनायन का पेयर सेम रखा है, ब्रोमाइड और क्लोराइड का। ये आप कॉमन कोई भी ले लीजिए, पोटाशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, वट एवर, कोई भी लीजिए। अगेन उसको यही देखने को मिला कि इनका डिफरेंस भी मोलर नेगेटिविटी का एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या कितना आता है, सेम आता है, 2.06 2.06 2.06। उसने इसको गौर से एनालाइज किया, भाई हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहां से उसने एक कंक्लूजन निकाला कि हर एक आयन की किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे जहाँ पे पोटाशियम है, क्लोराइड है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हर एक आयन की जो मोलर नेगेटिविटी होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, जैसे पोटाशियम की और क्लोराइड की, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की, तो क्लोराइड की जो वैल्यू KCl में है वही क्लोराइड की वैल्यू किस में होगी, NaCl में होगी। ये इलेक्ट्रोलाइट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सोडियम क्लोराइड ले लो, चाहे आप अमोनियम क्लोराइड ले लो, क्लोराइड की जो कनेक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो सेम रहेगी, वो दूसरे आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि जो आयन की कनेक्टिविटीज हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो इंडिपेंडेंट हैं दूसरे आयन कौन सा है। क्लोराइड जैसे लिया आपने, वो मैटर नहीं करा, आपने पोटाशियम के साथ जोड़ा है, सोडियम के साथ जोड़ा है, लिथियम के साथ जोड़ा है। इसी तरह से सोडियम की जहाँ पोटाशियम की मैटर नहीं कर रही है, दूसरा आयन आपने कौन सा रखा हुआ है। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो आयन की मोलर कनेक्टिविटीज हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसको हम लिमिटिंग मोलर आयनिक कनेक्टिविटीज कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, वो फिक्स्ड है। तभी तो ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसे आ रहा है सेम, जैसे KCl ले लिया, NaCl ले लिया, अब Cl की कोई वैल्यू है, मान लीजिए जो वैल्यू यहाँ पे है, सपोज कर लीजिए
Cl की वैल्यू 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है। तो जब हम डिफरेंस लेंगे वो आएगा, मोलर नेगेटिविटी क्या आएगी, मोलर नेगेटिविटी आएगी पोटाशियम की प्लस क्लोराइड की, यहाँ पे आएगी सोडियम की प्लस क्लोराइड की। तो क्लोराइड की जो जहाँ पे है वही यहाँ पे है 2.5। जब डिफरेंस लेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, पीछे डिफरेंस बचेगा पोटाशियम और सोडियम का। अगर पोटाशियम और सोडियम का आयन चेंज करने से चेंज होता, मान लीजिए ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड, इसकी कोई वैल्यू है 3.5 माइनस 3.5, तो डिफरेंस किसका आना चाहिए, सोडियम और पोटाशियम का। अगर सोडियम और पोटाशियम का यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, जो डिफरेंस कभी भी सेम नहीं आता है। तो इसका मतलब है आयन दूसरा कौन सा जुड़ा है, उसके ऊपर किसी आयन की मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिपेंड नहीं कर रही है। तो हर एक आयन की एक लिमिटिंग वैल्यू होती है मोलर कनेक्टिविटी की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो फिक्स्ड होती है, वो दूसरे आयन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दूसरा आयन यानी कैटायन की अनायन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, अनायन की कैटायन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, तभी जो डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यहाँ ब्रोमाइड ब्रोमाइड का कैंसिल हो रहा होगा, डिफरेंस किसका आ रहा होगा, पोटेशियम और सोडियम का। जहाँ पे भी नाइट्रेट नाइट्रेट अगर सेम होता है तभी ये डिफरेंस सेम आ रहा है, ये सेम होने की वजह कैंसिल हो रहा होगा, डिफरेंस किसका आ रहा होगा, सोडियम और पोटेशियम का। तो तभी ये दोनों तीनों केसेस में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसी तरह से नीचे देखें, अगर हम पोटेशियम पोटेशियम का सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा जब डिफरेंस लेंगे। ये डिफरेंस किसका है, ब्रोमाइड और क्लोराइड का। यहाँ पे भी ब्रोमाइड क्लोराइड है, यहाँ पे भी ब्रोमाइड क्लोराइड है, तभी ये डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ से उसने ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हुए एक लॉ दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोराश लॉ बोलते हैं। एग्जाम में अगर आपको क्रोराश लॉ आ जाए तो जरूरी नहीं इतनी लंबी चौड़ी कहानी बता, सीधा आप स्टेटमेंट पे चले जाइए, वो लॉ क्या कहता है। जी आपको जस्ट मैंने समझाने के लिए कि उसने कैसे ये लॉ दिया है हमें, उसने बेसिकली स्टडी किया है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। शुरू में उसने पेयर नहीं लिए होंगे, उस तरह से रैंडमली जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर नेगेटिविटी निकाली होगी, फिर उसने आपस में इकट्ठे किए होंगे पेयर जिनमें कैटायन सेम था, जहां अनायन सेम था, और उसने ये पाया होगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वहां से उसने ये एनालाइज किया कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर एक आयन की अपनी मोलर नेगेटिविटी की वैल्यू फिक्स्ड है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो दूसरे आयन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। और उसी को उसने एक लॉ की फॉर्म में दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोराश लॉ। इसकी स्टेटमेंट हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है ये। तो क्रोराश लॉ क्या स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट। तो लॉ क्या कहता है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो और डिसोसिएशन क्या हो जाए, कंप्लीट, यानी कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन। हर एक आयन जो है वो क्या करता है, डेफिनेट कंट्रीब्यूट करता है ऑफ इट्स ओन, अपनी, टुवर्ड्स द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कि जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कनेक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसमें हर एक आयन की क्या होती है, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होती है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर आयन। दूसरा आयन कौन सा है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। तो हर एक आयन की जो कनेक्टिविटी होगी, मोलर कनेक्टिविटी होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। दूसरा आयन कौन सा उसके ऊपर प्रेजेंट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दूसरे शब्दों में इसी लॉ को हम कैसे स्टेट कर सकते हैं, द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। की कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जहाँ पे कहना है, तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट जो होगी, दैट इज लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन से पहले कर चुके हैं। तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट किसके बराबर होती है, इज द सम ऑफ द लिमिटिंग ionic connectivities of cation and anion, each multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte। अब इसको समझिए है क्या है। तो क्रोराश लॉ क्या कह रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके बराबर होगी, कैटायन की मोलर कनेक्टिविटी कितनी है, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन की कनेक्टिविटी कितनी है उसको मल्टीप्लाई करना है, कितने कैटायन है, प्लस अनायन की कितनी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको मल्टीप्लाई करना है, कितने अनायन है, जो आपको इलेक्ट्रोलाइट का फार्मूला यूनिट होगा उसको देखना है। मैथमेटिकली आपको समझ आएगा जी। मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXB, जैसे एल्युमिनियम सल्फेट होता है, Al2 है, SO4, ये 3 टाइम्स है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसकी मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो π0m ऑफ AXB किसके बराबर होगा, क्रोराश कहता है जाएगा, यहाँ पे कितने A हैं, X, तो X टाइम्स A की कितनी मोलर कनेक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, A क्या कैटायन है,
तो x टाइम्स लैम्डा जीरो, ए के ऊपर क्या चार्ज है, चार्ज कैसे पता चलता है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, बाई इधर ले जाइए, एक्स इधर ले जाइए, वाई पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स नेगेटिव आएगा, तो ए के ऊपर वाई पॉजिटिव चार्ज है, बी के ऊपर एक्स नेगेटिव चार्ज है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर नेगेटिविटी किस बराबर होगी, एक्स इंटू ए, कितने एक्स इंटू ए की कितनी मोलर नेगेटिविटी है, तो लैम्डा जीरो ऑफ ए बाई पॉजिटिव प्लस बाई इंटू बी की कितनी है, वाई इंटू लैम्डा जीरो ऑफ बी के ऊपर चार्ज क्या है, एक्स नेगेटिव। तो दिस इज सिंपलेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्रोराश लॉ। चलिए हम एग्जांपल करते हैं। तो जैसे अगर आपको पूछे कोई कि पाई जीरो एम मतलब मोलर नेगेटिविटी सोडियम क्लोराइड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस बराबर होगी, क्रोराश लॉ कहता है कि ये सोडियम की प्लस क्लोराइड की, चार्ज तो आपने कैटायन और आयन का लिखना है कितना चार्ज है, तो यहाँ पे 1 1 है, तो दोनों के ऊपर 1 1 चार्ज है, तो ये आएगा लिमिटिंग मोलर नेगेटिविटी ऑफ, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी कह सकते हैं, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ कैटायन, लिमिटिंग आयनिक नेगेटिविटी ऑफ एनायन। तो जहाँ पे कैटायन सोडियम है, जहाँ पे एनायन क्लोराइड है। दूसरी एग्जांपल में सोडियम सल्फेट लिया हुआ है ताकि आपको चार्जेस का पता चल गए। तो सोडियम 2 है यहाँ पे, तो 2 टाइम्स इंटू मोलर नेगेटिविटी ऑफ सोडियम पॉजिटिव प्लस सल्फेट एक ही है, तो लैम्डा जीरो ऑफ सल्फेट इसके ऊपर 2 नेगेटिव आएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का पूछिए आपको किस बराबर आएगा, तो यहाँ पे 2 टाइम्स एल्युमिनियम की कितनी है, एल्युमिनियम चार्ज कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 3 पॉजिटिव जी 2 नेगेटिव, तो जाएगा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस सल्फेट कितना है, यहाँ पे 3 है, 3 टाइम्स इंटू सल्फेट की कितनी है। तो दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्रोराश लॉ। अगर हम जहाँ पे मोलर कनेक्टिविटी की जगह क्या यूज करते हैं, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको नंबर ऑफ आयन के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किस बराबर होती है, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ एनायन, उसमें नंबर ऑफ आयन के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे आपको जहाँ पे पूछिए आपको कि लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट किस बराबर आएगा, तो आपने क्या लिख देना है, ये 2 हटा देना है, ये 3 हटा देना, सिंपल लिखना है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन। तो इस तरह से आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे 2 हटा दीजिए, यहाँ पे 3 हटा दीजिए। जब आपको इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट नेगेटिविटी बात करनी है, तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट नेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस बराबर होगी, इक्विवेलेंट नेगेटिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट नेगेटिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहाँ पे नंबर ऑफ आयन के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। So in terms of equivalent activities, Crouch law can be stated as the equivalent connectivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of limiting ionic connectivity of cation and anion. Mathematically, आप इस तरह lambda equivalent of ax by at infinite dilution किस तरह आएगा, जाएगा limiting ionic connectivity of cation plus limiting ionic connectivity of anion आएगा। यहाँ पे x times या y times लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा जीरो ऑफ Al2SO4 3, ये क्या आएगा, लैम्डा जीरो ऑफ एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा जीरो ऑफ सल्फेट 2 नेगेटिव। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। दोनों पूछ सकते हैं, आपको ज्यादातर आपको मोलर कनेक्टिविटी की ही लिखनी है कि क्रोआश लॉ क्या कहता है, पर अगर आपको कोई पूछे भाई अगर आप इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इसको स्टेट करना चाहेंगे तो कैसे स्टेट करेंगे, उस समय आपने सिंपल ऐसे लिखना है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी किसके बराबर होगी, लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग आयनिक कनेक्टिविटी ऑफ एनायन, दोनों का सम के बराबर होगी। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसमें बचा है एप्लीकेशंस ऑफ क्रोआश लॉ। वो 5 एप्लीकेशंस हैं, वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन क्रोआश लॉ एंड डिस्कस इट्स एनी 3-4 एप्लीकेशन, तो पूरा 5 नंबर क्वेश्चन तब बनता है। तो वो हम कल करेंगे, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। थैंक यू बेटे, हैव अ नाइस डे।